दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों आज हमारे साथ हैं तपेंद्र प्रसाद शाक्य जी, जो अध्यक्ष हैं सम्यक पार्टी के, पूर्व आईएएस हैं एवं कैबिनेट मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाइंडर पर। द फाइंडर के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन है, नमस्कार है। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि देश में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, फिर एक नई पार्टी क्यों, सम्यक पार्टी क्यों? देखिए, राजनीतिक दल बनते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि आप करना क्या चाहते हैं जी, और किस स्तर का कार्य करना चाहते हैं जी। आज अगर इस पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य में आप देखें जी, तो दो पार्टियां ऐसी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जो राष्ट्रीय स्तर की हैं। जी, यानी यही दो पार्टी ऐसी हैं जो देश में संसद तक बहुमत में पहुंच सकती हैं, अपना प्रधानमंत्री बना सकती हैं, केंद्र में सरकार बना सकती हैं जी। और जो पार्टियां केंद्र में सरकार बना सकती हैं वो राज्यों में भी सरकार बना सकती हैं और ढेर सारे राज्यों में अदल बदल करके इन दोनों की सरकार बन रही है जी। अब समस्या यह है कि जो तमाम पार्टियां बनी हुई हैं इस देश में जी। और शायद आपको पता भी होगा, आप जागरूक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि इस देश में लगभग 2500 से ज़्यादा पार्टियां हो गई हैं। जी। अब 2500 से पार्टियां ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन अगर इन पार्टियों का कद काठी, इनकी दृष्टि, इनका राजनीतिक संरचना का अध्ययन करें जी, तो आपको ये पता चलेगा इनमें से कोई भी पार्टी केंद्र की राजनीति करने की स्थिति में नहीं है जी। और न केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में है, न राष्ट्रीय स्तर का उसका स्वरूप हो सकता है। इसलिए हम लोगों को पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी कि आज जो शोषित समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है इस देश का, और समस्याग्रस्त भी है जी। क्या समस्याएं हैं ये आप सभी लोगों को आपको मालूम है, आप अवगत हैं जी। कि देश में पहले तो हर आदमी को रोटी यानी भूख से उसको स्वतंत्रता मिले जी। इसके बाद हर आदमी को रोज़गार हो, जो भी रोज़गार करने के सक्षम उम्र में हैं जी। क्योंकि किसी को कब तक आप रोटी खिला करके उसका पेट भरते रहेंगे जी। किसी को अनुदान देना, किसी को भोजन उपलब्ध करा देना, इससे बेहतर है कि उस आदमी को रोज़गार दे दीजिए, उसको खुद अपने से मेहनत करके वो कमाए। और जब मेहनत करके वो कमाएगा तो अपने लिए रोटी भी पैदा करेगा, अपने लिए मकान भी पैदा करेगा, अपने बच्चों को शिक्षा भी दे देगा, बीमार होगी तो चिकित्सा भी कर लेगा, अपना शौचालय भी बना लेगा। तो इन सारी समस्याओं का हल होता कि हमें रोटी होती, हमें रोज़गार होता, और इसी रोज़गार से जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस देश में सबको सर्वसुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती। सर्वसुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ये होता कि हर आदमी अगर पढ़ता, हर आदमी अगर जागरूक होता, हर आदमी टेक्निकल होता, हर आदमी मैनेजमेंट सीखता, हर आदमी हिसाब किताब करना सीखता, हर आदमी उद्योग व्यवसाय की एक प्रवृत्ति, एक संस्कार अपने अंदर पैदा करता शिक्षा के माध्यम से, तो और सरकारें रोज़गार पैदा करने का एक वातावरण बनाती। जब ये सारी चीज़ें हो जाती तो शिक्षा के माध्यम से रोज़गार अपने आप सृजित हो जाता। अब रोज़गार छोटे भी रोज़गार हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का भी रोज़गार हो सकता है। आप एक छोटी सी दुकान चलाएं, छोटा सा कोई उत्पादक कार्य करें, वो भी रोज़गार है, और आप बड़ी बड़ी कारपोरेट सेक्टर की फैक्ट्री चलाएं, वो भी एक रोज़गार है। लेकिन दोनों प्रकार के रोज़गार के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि रोटी रोजी शिक्षा, ये तीन मौलिक जो हमारी समस्याएं हैं, और बाकी तो जो सैद्धांतिक तमाम समस्याएं, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, अब इसको कैसे मजबूत किया जाए, तमाम ऐसे प्रश्न हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था है जो ताना बाना टूट रहा है। आज देखिए, हिंदू मुसलमान के बीच, जात जात के बीच तमाम तरह की समस्याएं हैं, तमाम तरह के लड़ाई झगड़े हैं, गांव-गांव झगड़े हो रहे हैं। तो एक स्वस्थ वातावरण बने, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।
तो ये सारे मुद्दों का समाधान बिना केंद्र सरकार की सत्ता में आए आप नहीं कर सकते। और दुर्भाग्य ये है, जैसा मैंने बताया, कि इस देश में राष्ट्रीय स्तर की 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। बाकी पार्टियां थी, एक वामपंथ था, एक बहुजन समाज पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे इनका स्वरूप आप देख रहे हैं कि समाप्त हो रहा है। क्यों समाप्त हो रहा है? ये राजनीतिक पंडितों के लिए विश्लेषण की बात है, हम लोगों के लिए भी विश्लेषण की बात है, जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनके लिए भी विश्लेषण की बात है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आज 2 पार्टी हैं, और हम लोग इसीलिए नई पार्टी बनाए कि आज जो ये 2500 पार्टियां बनी हुई हैं, इनका राजनीतिक संगठन, इनका सोच, इनके नेताओं का सोच, इनके पार्टी के अगुवा लोगों का सोच ऐसा नहीं है कि ये कभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन पाएंगी। और ये 2500 पार्टी क्यों बनी, इसी प्रश्न का समाधान हमारी पार्टी करेगी। अब 2500 पार्टी बनी क्यों? अगर आप अध्ययन करें, देखें, तो स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस करीब करीब थी, लोग चिल्लाते हैं 70 साल कांग्रेस ने इस देश में राज किया। उसके बाद बीजेपी का उदय हो गया राष्ट्रीय स्तर पर, वामपंथी दल आए, और 2000 के पहले दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों के बीच से बड़े बड़े मूवमेंट चले। समाजवाद का मूवमेंट चला, सामाजिक न्याय का मूवमेंट चला, मंडल कमीशन से जो एक मंडल की बात हम करते हैं, तो मंडल की जो विचारधारा थी, जो मंडल का एक मंडल आयोग से जो लगभग 4,500-5 हज़ार जो पिछड़ी जातियां थी, उनका एक ढंग से एकीकरण सा कर दिया गया, और पूरे देश में पिछड़ी जातियों का समूहीकरण या सूचीबद्ध कर जाने के कारण ये हुआ कि भाई ये पिछड़ी जातियां हैं, इनका हित एक है, इनका राजनीतिक हित एक है, इनका सामाजिक हित एक है, और इनको कुछ राजनीतिक मूल्यों पर काम करना चाहिए। तो उसके कारण समाजवाद का आंदोलन आया, उसके कारण सामाजिक न्याय का आंदोलन आया, उसके कारण बहुजनवाद का आंदोलन आया। तो इन आंदोलनों के कारण, इस विचारधारा के कारण इस देश में पार्टियां बनी, और पार्टियां बनी तब तक राजनीतिक जागरूकता भी इस देश में बहुत हो गई थी, और उस राजनीतिक जागरूकता के कारण पिछड़े समाज के लोगों ने, आदिवासी समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने इस विचारधारा के आधार पर बड़ी पार्टियों को अपना भरपूर सहयोग दिया, और इस पार्टियों के लोग कई प्रांतों में अपनी सरकारें बनाए, और एक बार नहीं, कई बार सरकारें बनाए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ये सारा आंदोलन एक व्यक्ति के चंगुल में फंस गया, एक परिवार के चंगुल में फंस गया, एक जात के चंगुल में फंस गया। और जब लोगों ने देखा कि एक ही व्यक्ति पार्टी के संगठन पर इस ढंग से कब्जा कर लिया है कि वही बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो रहा है, वही बार बार मुख्यमंत्री भी हो रहा है, अगर वो नहीं रहा तो उसके परिवार के लोग या पूरा परिवार मिल करके पार्टी चला रहा है, तो स्वाभाविक है कि अन्य सामाजिक वर्गों में, अन्य समुदायों में, अन्य जातियों में आक्रोश पैदा हुआ। और आक्रोश जब पैदा हुआ तो उन लोगों ने भी पार्टियां बनाना शुरू किया। इन लोगों से कुछ टूट कर आए, कुछ स्वतंत्र लोग निकले, और जब टूट कर आए तो दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने भी वैसी पार्टी बनाना शुरू कर दी। मतलब उन्होंने भी कोई स्वस्थ विकल्प नहीं दिया। जैसे बहुजन समाज पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, आरजेडी से जो लोग भी टूट कर निकले, वो लोग भी व्यक्तिवादी, परिवारवादी और जातिवादी ही पार्टियां बनाना शुरू कर दिए। तो अगर आप ही विचार करिए कि एक व्यक्ति अगर पार्टी बनाए और आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, फिर उसका लड़का रहेगा या उसका पूरा परिवार चलाएगा पार्टी, उसकी पूरी जाति चलाएगी पार्टी, तो स्वाभाविक है कि दूसरा व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, योग्यता के कारण, असंतोष के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, आप जो भी बातें रख लीजिए, वो पार्टी बना लेगा। और दुर्भाग्य ये है कि वो भी वही काम किया तो दूसरी पार्टी बन गई, फिर दूसरे ने वही किया तो तीसरी पार्टी बन गई, तीसरे ने वही किया तो चौथी पार्टी बन गई। इस प्रकार से आज कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर, जो कांग्रेस और बीजेपी इस देश में पूंजीवादी ताकतों द्वारा, सामंती ताकतों द्वारा, मनुवादी ताकतों द्वारा संचालित हो रही है। और काशीराम साहब ने कहा कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। आज भी लोग कहते हैं कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।
तो इन दोनों की विचारधारा एक है, सोच एक है, एजेंडा एक है, भले थोड़े बहुत दोनों में कहीं थोड़ा बहुत अंतर हो। तो इनके समानांतर, इनके विकल्प में इनसे मुकाबला करने के लिए जो दल बने थे, आज वो दल फेल हो गए और वो आज दल किसी भी हालत में राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव डालने में, संगठन खड़ा करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि कोई ऐसी जाति इस देश में तो है नहीं कि 10-20% उसकी आबादी हर राज्य में हो, पूरे देश में हो, और वो अपने बलबूते पूरे देश में एक पार्टी खड़ा कर लेगी। 5-6 हज़ार जातियाँ हैं, तो 5-6 हज़ार जातियों के लोग अगर ऐसे हर जात के आदमी पार्टी बनाएगा, एक जात में तमाम पार्टियां बनती जाएंगी, तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी नहीं बन पाएगी। और अगर आपको इस देश में मनवादी सामंती ताकतों को, पूंजीवादी ताकतों को हटा करके केंद्र में आपको कब्जा करके अपने मन मुताबिक शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, इस देश के आम गरीबों के लिए, इसमें कोई जात पात की बात नहीं है, सवर्ण जातियों में भी तमाम लोग गरीब हैं। तो यहाँ कोई जात पात या वर्ण व्यवस्था की बात नहीं है, लेकिन इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं वो खाने पीने को मोहताज हैं, उनके लिए रोज़गार की समस्या है, उनके लिए शिक्षा की समस्या है, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था है, मतलब समस्या है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार पर पहुंचकर ही कर सकते हैं। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी व्यक्तिवाद, परिवारवाद और जातिवाद से कभी खड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि एक व्यक्ति कितना क्षमतावान होगा, बहुत बड़ी आबादी है, अब तो 140 करोड़ की लगभग देश की आबादी होती जा रही है। एक व्यक्ति और एक जाति का व्यक्ति क्या पूरे देश में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा? ये संभव नहीं है। हमारी सोसाइटी होमोजीनियस सोसाइटी नहीं, होमोजीनियस सोसाइटी का कहते हैं कि जहाँ समरूपता हो, ऐसी सोसाइटी नहीं है। विविध जातियाँ हैं, विभिन्न सांस्कृतिक सोच के लोग, धार्मिक सोच के लोग, वैचारिक सोच के लोग, आर्थिक स्थिति के लोग हैं। तो ऐसे में कभी भी एक व्यक्ति, एक जाति और एक परिवार के लोग बड़ा सोच की बड़ी व्यापक पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बना सकते। इसी समस्या के समाधान के लिए सम्यक पार्टी बनाई गई है। यहाँ पर किसी व्यक्ति को महत्व नहीं है, यहाँ पर किसी जाति को महत्व नहीं है, यहाँ पर किसी परिवार को महत्व नहीं है। ये पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ कि देश की पहली लोकतांत्रिक पार्टी है जिसका एजेंडा है कि बहुसंख्यक के बीच से एक लोकतांत्रिक पार्टी बने, और लोकतांत्रिक स्वरूप की पार्टी ही, लोकतांत्रिक संगठन की पार्टी ही, लोकतांत्रिक विचार और संस्कार की पार्टी ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो सकती है। इसलिए इस पार्टी का गठन किया गया है। तो अभी सर, जिस बहुसंख्यक, जिस पिछड़े दलित आदिवासी समाज की आप बात कर रहे हैं, उसके बीच बहुत सी पार्टियां मौजूद हैं, वो भी दावा करती हैं कि वो केंद्र में एक दिन सरकार बना लेंगी, तो आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? आपने नई पार्टी ही क्यों? उन लोगों के क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत ये है कि अगर इन व्यक्तिवादी, परिवारवादी, जातिवादी ताकतों को आप बढ़ाते रहेंगे जी, इनके साथ गठबंधन करते रहेंगे, तो एक तो आप खुद काम नहीं कर पाएंगे। भाई, जब ये कहा जा रहा है सम्यक पार्टी का एजेंडा है, हम लोगों का ये भी जिद नहीं है कि सम्यक पार्टी का नाम चले जी। हम लोगों का ये भी जिद नहीं है कि हमारे ही लोग इसकी अगुवाई करें जी। हम लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अखिल बहुसंख्यक समाज के लोग अगर इस देश की केंद्र की राजनीति में पहुंचना है। आप क्या समझते हैं कि बहुसंख्यक समाज की जितनी पार्टियां हैं मिल करके कभी राजनीति कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। और इस पूरे 1952 से, जब से चुनावी हमारा लोकतंत्र शुरू हुआ है, चुनाव शुरू हुए 1952 से आज तक, इस देश में 2-3 बार गठबंधन हुए और क्षेत्रीय स्तर पर मात्र गठबंधन हुए, लेकिन केंद्र में कभी भी वो गठबंधन 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाया, और राज्यों में भी नहीं चल पाया, आप देख रहे हैं। तो गठबंधन की राजनीति इसलिए सफल नहीं हो सकती कि यहाँ हर नेता अहंकारग्रस्त है, वो अपने को बहुत तीरंदाज समझता है, अपने को बहुत तोप समझता है, अपने को बहुत कद्दावर समझता है, अपने को वही जुझारू है, वही क्रांतिकारी है, वही आदमी कद्दावर है, तो किसी दूसरे को क्या समझेगा? तो जो लोग एक साथ मिलकर लोकतांत्रिक संस्कार में, लोकतांत्रिक व्यवहार से, लोकतांत्रिक
दृष्टि से, सोच से, विजन से, मिशन से काम नहीं कर सकते, एक साथ काम नहीं कर सकते। देखिए, लोकतंत्र सामूहिकता का नाम है और जहाँ सामूहिकता नहीं है, समूह में काम करने की प्रवृत्ति नहीं है, संस्कार नहीं है, सोच नहीं है, दृष्टि नहीं है, वहाँ लोकतंत्र कभी भी कायम नहीं हो सकता। और बिना लोकतांत्रिक संगठन के हम लोग बड़ी पार्टी भी नहीं बना सकते। इसलिए ऐसे पार्टियों को बढ़ावा देने का भी हम लोगों को न सोचना चाहिए और न गठबंधन की हम लोग बात सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि अलग है, उनकी दिशा अलग है और हम लोगों की दृष्टि और दिशा अलग है। देखिए, कोई पार्टी एक दिन में नहीं खड़ी होती। पार्टी खड़ा करने के लिए एक लंबा संघर्ष चाहिए, एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। और हम लोग धीरे धीरे, कम से कम उत्तर भारत में ये विमर्श शुरू हो गया है कि अगर बहुसंख्यक समाज को, चाहे वो पसमानदा मुसलमान हो, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, हाँ, या तमाम तरह के अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हाँ, जो आज देश की मुख्य राजनीतिक धारा से कटे हुए हैं, अगर इन लोगों को इस देश में अपना भला चाहना है, कल्याण चाहना है और इस देश के का भाग्य विधाता बनना है, तो केंद्र की शासन सत्ता में आना पड़ेगा। और ये जो दल हैं, ये इसमें सबसे बड़े बाधक हैं। आप सोचिए कि उत्तर भारत में जैसे लोग कहते हैं, क्या अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों तो यादव परिवार के हैं, क्या कभी एक हो सकते हैं? चंद्रशेखर रावण को बसपा में स्पेस नहीं महसूस हुआ, इसीलिए तो उन्होंने अलग पार्टी बना दी। सही। अगर उस नौजवान को ये स्पेस महसूस होता कि आज हम बसपा में एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू करें, कल हम भी प्रदेश अध्यक्ष होंगे, इसके बाद हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, या आप संतोष मौर्य जैसे आदमी को ये महसूस हो कि भाई आज हम आम कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी में या जेडीयू में या आरजेडी में या बसपा में या किसी जो ये पिछड़े दलित की जातियाँ, हम यहाँ कार्य शुरू करके कल हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, तो उसको अलग दल बनाने की क्यों आवश्यकता होगी? आज हमारे तमाम नौजवान हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनको कहीं स्पेस नहीं है किसी पार्टी में काम करने का। अब हम लोग इन सारे नौजवानों के लिए एक स्पेस दे रहे हैं। जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं, आए इस पार्टी में काम करें। इस पार्टी में कोई भी व्यक्ति, जैसा कि आपको पता है कि इस पार्टी में हम लोगों ने 3 प्राविधान कर दिए हैं। पहला प्राविधान ये कर दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक किसी पद पर 2 कार्यकाल से अधिक नहीं रहेगा, और एक कार्यकाल 3 साल का है, यानी 3 साल रहेगा और बहुत अच्छा काम किया तो एक कार्यकाल और रह ले, यानी 6 साल से अधिक तो रहेगा ही नहीं। हम लोगों को ये भी आशंका थी कि कहीं ऐसा न हो कि फिर से वंशवाद इसमें भी पनप जाए, इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि इस पार्टी में किसी के हटने के बाद उसी पद पर उसके खानदान का कोई व्यक्ति अगले टर्म तक नहीं आएगा। तो एक बार टर्म समाप्त हो गया। जैसे मेरे बेटे को, देखिए, राजनीति में किसी के परिवार का बेटा, बहू, भतीजा, भतीजी, रिश्तेदार राजनीति करेंगे, इससे आप मना नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति का, लोकतांत्रिक राजनीति में एक सलीका होना चाहिए। मेरे लड़के को अगर राजनीति करना है तो पहले विधानसभा में काम करे, फिर जिले में काम करे, मंडल में काम करे, विधायक का चुनाव लड़े, एमपी का चुनाव लड़े, प्रदेश में अध्यक्ष हो, और जब वो सक्षम हो लीडरशिप के लिए, अच्छा वक्ता हो, अच्छा संगठन करता हो, चल सकता हो, समूह में सोचने की, समूह में उठने की, समूह में बैठने की, लोकतांत्रिक एक संस्कार हो ना, उसके अंदर सोच हो, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है। अगर नहीं है तो इस बहुसंख्यक समाज में तमाम प्रतिभाशाली नौजवान हो, धीरे धीरे वो आएंगे और इस पार्टी में लीडरशिप दे देंगे। तो ये प्राविधान कर दिया गया। और आज जो तमाम जो पार्टियां बनी हुई हैं, एक परिवार चला रहा है। जब एक परिवार के लोग मिल करके पार्टी चलाएंगे तो तमाम प्रतिभाशाली लोगों को उसमें कोई जगह नहीं मिलेगी। तो एक तो वो तमाम प्रतिभाशाली पार्टी भी बनाते रहेंगे, और दूसरे, पार्टी में कभी भी स्वतंत्र विचार नहीं विकसित होगा। इसीलिए आज जो क्षेत्रीय दलों के लोग हैं, क्यों इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्यों अरबों खरबों लूट का आरोप लग रहा है, क्यों इनके ऊपर जातिवाद का आरोप लग रहा है? क्योंकि इनके पार्टी में
एक व्यक्ति मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष तानाशाह है, या उनके 4-5 परिवार के लोग पार्टी चला रहे हैं। तो जब तक लोकतंत्र में प्रतिपक्ष, विपक्ष, प्रतिरोध, विरोध ये जरूरी अंग है, और ये सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए ही विपक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन दलों के बीच भी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि प्रतिपक्ष और विपक्ष हो। तो जब एक ही परिवार की पार्टी रहेगी तो क्या प्रतिपक्ष विपक्ष होगा? हाँ, तो इसलिए लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पार्टी होनी चाहिए, और उसी लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक संविधान में, बाबा साहब का संविधान लोकतांत्रिक है ना, तो लोकतंत्र का क्या अर्थ हुआ? हम 140 करोड़ के लोगों का देश है ना, 140 करोड़ में दसियों हजार जातियां हैं, तो एक जाति से पार्टी जो बनी वो लोकतांत्रिक है, एक व्यक्ति से जो पार्टी बनी लोकतांत्रिक है, एक परिवार से जो पार्टी बनी लोकतांत्रिक है। तो आज हम लोकतंत्र होने के कारण खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लोकतंत्र होने के कारण हम पार्टियां बना रहे हैं। आज ये दलित पिछड़े समाज के लोग, बहुसंख्यक समाज के लोग, या शोषित समाज के लोग, या मूल निवासी, तमाम तरह के शब्द हैं, जो ये 2500 पार्टियां बना लिए, ये किस अधिकार के तहत बना लिए? इसी लोकतांत्रिक अधिकार के तहत ही तो बना लिए, इसी डेमोक्रेटिक राइट के तहत बना लिए। और आज सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक इथिक्स का, जिसको कहते हैं लोकतांत्रिक तहजीब, संस्कार, शऊर, हाँ, नैतिकता का अगर सबसे ज़्यादा कोई गला घोट रहा है तो यही शोषित समाज की पार्टियां गला घोट रही हैं। जो जिन लोगों के दलों में लोकतंत्र नहीं है, वो क्या लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, रात दिन चिल्ला रहे हैं। तो लोकतंत्र तो खुद उनके पार्टियों में खतरे में है ना। अब आज लोकतंत्र खतरे में क्यों है? अगर केंद्र सरकार, केंद्र में जो आज सरकार है बीजेपी की या मोदी की, क्या उसके सामने कोई मजबूत विपक्ष है? अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कहाँ से होगा? अगर आज उसके सामने मजबूत विपक्ष होता तो लोकतंत्र की इस ढंग से हत्या न होती, आज खुलेआम जो मनमानी हो रही है ये न होती। तो इसलिए अगर लोकतंत्र की रक्षा करना है, और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शोषित दलित समाज को, क्योंकि लोकतंत्र तो हमें हलवा पूड़ी की भात मिल गया। अंग्रेज़ साहब बहादुर थे यहाँ स्वतंत्रता के समय, उनके यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन में बहुत दिन से विकसित थी, और धीरे धीरे वो पावर ट्रांसफ़र कर रहे थे। तमाम एक्ट बने जिसमें प्रदेशों में सरकारें भी बनी, हाँ, चुनाव भी हुए। तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत अंग्रेज इस ढंग से कर गए थे, और अंग्रेज़ों के रहते रहते हमारा संविधान भी बन गया। तो हमें तो बड़े आराम से लोकतंत्र मिल गया, इसलिए लोकतंत्र का हम कोई महत्व नहीं समझ रहे हैं। और अगर अंग्रेज़ साहब बहादुर इस देश में ना आए होते तो शायद आज हम मनुवादियों से, सामंतवादियों से, जमींदारों से, राजाओं से, महाराजाओं से इस देश में लोकतंत्र स्थापना की लड़ाई लड़ रहे होते। तो जिनके लिए लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा महत्व है, दुर्भाग्य है कि उनके पार्टी में खुद लोकतंत्र नहीं है, और बड़े बड़े वो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। हमारे कुछ नेता तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका में भाषण भी देने जा रहे हैं डेमोक्रेसी पर, जिनके पार्टी में खुद डेमोक्रेसी नहीं है। अब इससे हास्यास्पद चीज़ें क्या हो सकती हैं? तो इसीलिए हम लोगों को पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी कि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक संविधान है, बाबा साहब का देश है, बाबा साहब का संविधान है। तो जहाँ लोकतंत्र नहीं होगा वहाँ हम लोग मर जाएंगे, लोकतंत्र मर जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी खड़ी हो, लोकतांत्रिक पार्टी हो, जिसमें सभी जात के लोग, कभी किसी जात का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कभी किसी जात का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कभी किसी प्रदेश का हो, कभी किसी प्रदेश का हो। अगर आज दलित पिछड़ों की पार्टियों में ये मंजर होता, ये दृश्य होता, तो आप समझते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की हमारी पार्टी अब तक न बन गई होती। तो क्या इतनी केंद्र में ये सरकारें मनमानी कर पाती? क्या हम केंद्र में खुद पहुंचकर जिन चीज़ों के लिए हम रात दिन चिल्लाते हैं, आप केंद्र में सत्ता में आइए, उसको लागू करिए। आप अपने अनुसार शिक्षा की नीति बनाइए, अपने अनुसार समाज नीति बनाइए, अपने अनुसार अर्थ नीति बनाइए, अपने अनुसार उद्योग नीति बनाइए, अपने अनुसार संस्कृत की भी नीति बनाइए। भाई ये देश तो विविधता का देश है ना, मिलजुल कर के रहने का देश है। तो मिलजुल कर रहने का एक वातावरण बने, ये सत्ता पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज तो सत्ता के लोग ही हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं।
तो देश की एकता अखंडता कैसे रहेगी फिर? जी सर, आप खुद जिस पिछड़ी जाति से आते हैं, जैसा कि आपने कहा बहुत सारी पार्टियां बनती जा रही हैं, जो मौर्य शाक सैनी माली समाज है उसके बीच भी पहले से ही बहुत सी पार्टियां हैं। वो लोग आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप एक और पार्टी बना रहे हैं, तो आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि अब चूंकि भारत में जाति व्यवस्था है जी, यह एक सामाजिक सच्चाई भी है। जी, तो हम भी जब पैदा हुए तो किसी न किसी परिवार में पैदा हुए, जी, जी। और वो परिवार किसी न किसी जाति से संबंधित है। तो ये एक महज संयोग है कि भाई हम भी कुशवाहा मौर्य सैनी शाक्य परिवार में पैदा हो गए। जी, जी, जी। लेकिन हम किसी जात की पार्टी नहीं बना रहे हैं, जी, हम जी। किसी समुदाय की पार्टी नहीं बना रहे हैं। तो जब हम जात की पार्टी ही नहीं बना रहे हैं तो ये कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों को कम से कम मुझसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। जी, जी, जी। हमारी पार्टी कुशवाहों की पार्टी नहीं है, शाक्यों की पार्टी नहीं है, सैनियों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी तो बहुसंख्यक समाज की एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जी। जिसमें कभी कुशवाहा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कभी कुर्मी भी होगा, कभी यादव भी होगा, कभी जाटव भी होगा, कभी पासी भी होगा। जी। तो सभी बिरादरी के लोग जब इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो ये जात की पार्टी कहाँ से हुई? जी, जी, जी। और रही बात, अभी आपको मैंने विस्तृत तौर पर बताया कि ये बहुसंख्यक समाज का दुर्भाग्य है कि जात जात की पार्टियां और जात जात का नेता विकसित कर रहे हैं। क्या जात जात का नेता विकसित करने से हमारा कल्याण हो जाएगा? आपसे भी लोग कहते होंगे और हमसे भी तमाम लोग कहते हैं जी। कि अरे भाई, हर जात में एक नेता है तो कुशवाहा जात में भी एक नेता मान लीजिए आप, एक जी। सर्वमान्य नेता होना चाहिए। जी। तो इन सर्वमान्य नेताओं ने ही तो कबाड़ा कर रखा है। आज यादवों को यही कहा गया कि आप एक सर्वमान्य नेता मान लो, जी। और यादवों ने अपना क्या सर्वमान्य नेता माना? अगर पूरे देश में एक सर्वमान्य नेता मानते तो एक ही होता ना। जी। आज हरियाणा में यादवों का कोई दूसरा नेता है, उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नेता है, बिहार में कोई दूसरा नेता है, मध्य प्रदेश में कोई दूसरा नेता है, आंध्र प्रदेश में कोई दूसरा नेता है। क्या यादवों का कोई सर्वमान्य नेता है क्या? लेकिन हर प्रांतों में एक एक नेता पैदा हो गए हैं। लेकिन आज जो अपने को कह रहे हैं या लोग ये तर्क दे रहे हैं कि फलाने इनके सर्वमान्य नेता हैं, क्या ये राजनीति इस ढंग से शुरू की है कि हम फलाने जात के सर्वमान्य नेता बनेंगे? इस रूप में नहीं शुरू किया। उन्होंने राजनीति शुरू की कि हम पिछड़ों के नेता हैं, हम बहुजन के नेता हैं, हम शोषित के नेता हैं, हम दलित के नेता हैं, हम मूल निवासियों के नेता हैं, हम बहुसंख्यक समाज के नेता हैं, हम वंचित समाज के नेता हैं। अब जब वो सब लोगों ने उनको समर्थन दे दिया, तब उन्होंने अपने को एक जाति का नेता बना लिया। जी। तो जब एक जाति का नेता बना लिया और अपने जात के लोगों को कुछ लाभ भी बांट दिया, तो वही नकल अन्य लोग कर रहे हैं। जी। अब एक गलत चीज़ का, एक नकारात्मक मूल्यों का नकल अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है ना भाई। कल ये जो जाति जात के नेता बने हैं, शासन सत्ता में थे तो वो सारे बड़े वर्ग के नेता थे ना, सारे पिछड़ों के नेता थे, बहुजन के नेता थे। आज जाति के नेता हो गए हैं। तो महामानव जो बनने जा रहे थे, जो महापुरुष बनने चाह रहे थे, उन लोगों का महापतन हो गया कि नहीं हो गया? जी, जी, जी। कहाँ इतने बड़े समाज के नेता बनते, पूरे देश के नेता बनते, कहाँ वो जाति के नेता बन गए? और कहाँ उनकी पार्टी देश की पार्टी बनती, कहाँ वो पार्टी उनके परिवार और उनके जात की पार्टी बन गई। तो इन्हीं मूल्यों के कारण, इन्हीं सोच के कारण पिछड़े और दलित के बीच से जो पार्टियां बनी थी 2000 के पहले, और जिसमें अपार संभावना थी, जो राष्ट्रीय स्तर तक अपनी यात्रा मतलब कर सकती थी, हमारा प्रधानमंत्री बनता, हमारा पार्लियामेंट में वर्चस्व होता, हम अपने लिए शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, हर चीज़ की शिक्षा, हर चीज़ की व्यवस्था बना लेते। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि इन्हीं लोगों के सोच के कारण जाति जात की नेताओं के जो मेंटलिटी उत्पन्न हुई, उसके कारण बहुजन समाज टूट गया। तो जो टूटने की बात है, उस बात का सम्यक पार्टी समर्थन नहीं करती। और हम तो कहते हैं जाति के नेता क्यों बन रहे हैं? पिछड़ों का नेता बनिए, बहुजन का नेता बनिए, वंचितों का नेता बनिए, एक जात का। और आज पूरे देश में ये सच्चाई है कि पूरे देश में आप देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश में एक किसी पिछड़े दलित नेता का नाम बता दीजिए जिसको दो जाति मोहब्बत करती हो। कोई है नेता? नहीं।
एक किसी पार्टी का नाम बता दीजिए जिसको दो जाति मोहब्बत करती हो, कोई नहीं है। तो जब ये राजनीतिक संकट है बहुसंख्यक समाज के सामने, और वैसे में हम लोग क्या नारा लगा रहे हैं, जात जात का नेता होना चाहिए। जी। तो ये तो एक ढंग से क्या कहा जाए कि एक और भी गलत एक नज़ीर प्रस्तुत कर रहे हैं। जो दवाई फेल हो गई, जो चीज़ फेल हो गई, दूसरे लोग उसी की नकल कर रहे हैं। इसीलिए तो 2500 पार्टियां बनती चली जा रही हैं। तो जाति जाति का नेता होना चाहिए, ये वो बात कह रहे हैं जिनके पास खूब धन आ गया है, वो जाति का नेता बनना चाहते हैं। और जात जात के नेता बन रहे हैं तो उनका हश्र क्या हो रहा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पासवानों के नेता थे बिहार में, क्या हश्र हुआ उनका। 8 या 9 बार वो MP बने, लगातार शासन सत्ता में रहे और खुद सत्ता का भोगे सुख। और एक आदमी जो दलितों पिछड़ों का महामानव होता, अगर आज कदाचित वो लोकतांत्रिक पार्टी बनाने की मुहिम करते, लेकिन उनको तो ये था कि हम एक जात का नेता बने रहें और उस जात के वोट का सौदा करते रहें और उस जात के नाम पर MP MLA मंत्री बनते रहें, यही बनते रहे। तो आज रामविलास पासवान का राजनीतिक अस्तित्व क्या है। आज जिस सम्मान से, जिस आदर के साथ पिछड़ा दलित उनको देखता था, हाँ, मंडल का जब मूवमेंट चल रहा था तो हीरो थे पूरे देश में, हीरो। लालू यादव हीरो थे, मुलायम सिंह हीरो थे। आज ये हीरो लोग कहाँ पर हैं, ये करीब करीब जीरो होने के कगार पर हैं। हाँ, और देखिए इतिहास बड़े मूल्यों से बनता है। हाँ, इतिहास सिर्फ महान लोगों को, महानताओं को, बड़ी चीज़ों को याद रखता है। इतिहास छोटे छोटे चीज़ों को भुला देता है। तो ये जो महामानव बनने के राह पर थे लोग, आज ये अपने जात के नेता बन गए, अपने परिवार के नेता बन गए और परिवार में भी नहीं पूछ रहा है। जी। आप उत्तर प्रदेश के एक परिवार का हाल देख लीजिए ना। जी। हाँ, लोग कहते हैं एक जात का नेता होना चाहिए। अगर एक जात का नेता होता तो पार्टियां क्यों, उसी परिवार में क्यों पार्टी बन जाती। जी। और बनेंगी आगे। अगर एक व्यक्ति आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, वर्चस्व में रहेगा, फिर उसका पुत्र होगा तो उसका भाई विद्रोह करेगा, तो उसका भतीजा विद्रोह करेगा, उसका साला विद्रोह करेगा, उसका भैया विद्रोह करेगा, विद्रोह होगा और पार्टियां बनती रहेंगी। तो इन्हीं सारे दुर्घटनाओं का और इन्हीं सारे कमजोरियों का समाधान सम्यक पार्टी करना चाहती है और इसीलिए सम्यक पार्टी का निर्माण हुआ है। तो सर, जो मजबूत जातियां हैं, अगर उन्होंने अपने नेता बना लिए तो जो जातियां पीछे छूट गई, अगर वो अपना नेता बना रही हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, या अगर वो ना बनाए तो उनके लिए रास्ता क्या है। देखिए, रास्ता एक विचार और सिद्धांत से तय कर लेना चाहिए। जी। और उसी रास्ते पर हमको चलना चाहिए। जी। अब समस्या ये है कि ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, जी। जैसा आपने विस्तृत विश्लेषण किया, जी। कि ये छोटी छोटी जातियां अपना नेता क्यों बना रही हैं, क्योंकि उनके सामने बड़ी जातियों ने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि बड़ी जात के नेता होकर अपने जाति को प्रमोट किए। लेकिन अब क्या आगे की राजनीति में ये भी अपने जाति को प्रमोट कर पाएंगे? नहीं प्रमोट कर पाएंगे, क्योंकि जब शासन सत्ता में आने की ही संभावना नहीं है तो कहाँ से प्रमोट कर पाएंगे। और दूसरे जो सबसे बड़ी ताकत का केंद्र है, आज पूरे देश में ताकत सबसे ज़्यादा कहाँ है? संसद में। 2P में है, पार्लियामेंट में और प्राइम मिनिस्टर में। तो इन पावर माने पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और वहाँ तक तो पहुँचने की अब किसी की औकात ही नहीं है। तो एक जो गलत काम हो गया, ये जो गलत नज़ीर इन लोगों ने प्रस्तुत किया, जो पूरी राजनीति को ध्वंस करने की दिशा में ये व्यक्ति की राजनीति ले गई, अगर ये छोटे छोटे लोग भी उसी की नकल करते हैं तो इनके नेता बहुत करेंगे, MP बन जाएंगे, MLA बन जाएंगे, कहीं से गठबंधन कर लेंगे, 4-6 टिकट ले आएंगे या 1 टिकट मिल जाएगा उनको और 2-4 अपना लड़ेंगे और बाकी धंधा पानी कर लेंगे। यही हो रहा है। लेकिन कभी भी जाति जाति के नेताओं के कारण हम एक व्यापक कारवां नहीं बना पाएंगे, राष्ट्रीय स्तर का कारवां नहीं बना पाएंगे और करना हम लोगों को यही होगा। या तो हम लोग सामूहिक आबाद होंगे या सामूहिक हम लोग बर्बाद होंगे। हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं, हम लोगों की एक ही नियति है, एक ही भाग्य है।
अगर कोई यादव सोचे हमारा अलग भाग्य है, जाटव सोचे अलग भाग्य है, कुशवाहा सोचे अलग भाग्य है, निषाद सोचे अलग भाग्य है, तो ये बहुत ही गलत सोच है। और इस सोच को यही नेता पैदा कर रहे हैं जो अपने को नेता बना करके इस सत्ता की मलाई में कुछ मलाई एक आध दो चम्मच ले लेना चाहते हैं। सत्ता में की मलाई में वो भागीदारी उनकी भागीदारी हो जाए, वो कोई जात की भागीदारी नहीं है, और अब ये हो भी नहीं पाएगा। जिस ढंग से इस देश में कांग्रेस और बीजेपी दो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां बन गई हैं और हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हैं। भाई जो केंद्र में सत्ता में, उनको राज्यों में सत्ता में आने में कितना देर लगता है? आप देख तो रहे हो बंगाल की लड़ाई में, जहां बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था, जीरो थी, आज बीजेपी वहाँ हीरो की बात टहल रही है कि नहीं टहल रही है? क्यों टहल रही है? क्योंकि उनके पास केंद्र की ताकत है। तो अगर आप केंद्र की राजनीति करेंगे तो आप राज्यों में तो अपने आप आ जाएंगे, लेकिन यहाँ दलित पिछड़ों वर्ग के नेता हर आदमी मुख्यमंत्री बन रहा है। अरे भाई क्रम से बन लो ना मुख्यमंत्री। एक तो ये हुआ कि भाई लाइन की राजनीति, हाँ, संतोष मौर्य जी आगे रहेंगे, बाकी पीछे लाइन लगाएंगे। एक गोले की भी तो राजनीति होती है, गोले में बैठ लो भाई, गोला चलता रहे, कभी आप कुर्सी पर आओ, कभी हम कुर्सी पर आएँ, कभी वो कुर्सी पर आएँ, कभी तो विभिन्न जातियों की उसमें भागीदारी होगी। यहाँ व्यक्ति भागीदारी दे रहा है। अब किसी के भागीदारी में किसी दूसरे को विश्वास नहीं है, इसलिए दूसरी जात का भी आदमी एक नेता पैदा कर रहा है, दूसरे जात का भी आदमी एक पार्टी पैदा कर रहा है, और हर जात का आदमी कह रहा है कि मैं भागीदारी दूंगा। बड़ी विडंबना है, हर जात का नेता अपने को जात का नेता बना रहा है और हर जात का नेता अपने जात का नेता बनकर दूसरे जात को भागीदारी दे रहा है। तो यही प्रक्रिया तो सब में है ना। जैसे लोग कहते हैं कि भाई कुशवाहा लोग एक हो जाएं तो बाकी मजबूरी होगी तो अन्य बिरादरी के लोग वोट देंगे। यही यादव कह रहा है कि यादव सब सपा में एक हो जाए तो बाकी की मजबूरी होगी। यही निषाद कह रहा है निषाद पार्टी में हो जाए। यही अपना दल वाले कह रहे हैं, यही जाटव लोग कह रहे हैं कि जाटव लोग भाई बसपा से जुड़े रहो तो अन्य लोगों की मजबूरी होगी। तो कितने लोगों की मजबूरी होगी? इसीलिए तो हम विभाजित हैं। तो जो ये गलत राजनीति है, इस राजनीति को कहीं न कहीं अल्प विराम पूर्ण विराम हम लोगों को देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग अल्प विराम से शुरू कर रहे हैं, पूर्ण विराम तो लगाने में समय लगेगा। लेकिन अगर ये लोकतांत्रिक पार्टी विकसित हो गई, इसमें सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग तो कह रहे हैं कि उत्तर भारत के जितने दलित पिछड़े नेता हैं, जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, ये नेता अगर कल मिलकर के एक लोकतांत्रिक पार्टी बना लें तो मैं सम्यक पार्टी का उनकी पार्टी में विलय कर दूंगा। क्या ज़रूरत है मुझे पार्टी चलाने की? कोई मैं अपने अहंकार के लिए या अपनी प्रसिद्धि के लिए तो पार्टी नहीं चला रहा हूँ ना। पार्टी हम लोग सारे बुद्धिजीवी लोग दलित पिछड़े समाज के इस पार्टी को बनाने में काफ़ी चिंतन हुआ है, लगभग साल भर चिंतन हुआ है। तमाम लोगों से राय मशविरा लिया गया है, तमाम उसमें बातें रखी गई हैं। रखने के बाद ये सोच विचार करके हुआ है कि लोक लुभावन बातों पर, सस्ती लोकप्रियता पर, सस्ते एजेंडे पर, हाँ, क्षुद्र एजेंडे पर राजनीतिक दलों को नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल खड़े होते हैं व्यक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं, जाति को बढ़ाने के लिए नहीं, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नहीं। राजनीतिक दल बनाए जाते हैं पूरे देश को चलाने के लिए, और उसकी एक सोच और कोई एक एजेंडा होना चाहिए। इसी सोच और एजेंडे के कारण ये न कुशवाहों की पार्टी है, न मौर्यों की पार्टी है, न ये जातिवादी पार्टी है, न ये व्यक्तिवादी पार्टी है, न परिवारवादी पार्टी है। ये पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोग राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। तो सर, आप पिछड़े और दलितों की जो पार्टियां हैं उनके परिवारवाद का और उनकी जातिवाद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टियां कहती हैं कि ये जातिवाद या परिवारवाद जो है ये तो बीजेपी में भी है, तो आप इनका ही विरोध क्यों कर रहे हैं? जैसा कि देखिए, ये प्रश्न आपका बड़ा महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा जाता है। जब भी कहा जाता है कि भाई आपकी परिवारवादी जातिवादी पार्टी है, तो तुरंत दलित पिछड़ों के नेता मंच से भाषण शुरू कर देते हैं कि कहाँ नहीं परिवारवाद है, बीजेपी में परिवारवाद है। देखिए भाई, राजनाथ सिंह के लड़के को टिकट मिल गया, फलाने के लड़के को टिकट मिल गया, फलाने के लड़के को टिकट मिल गया। तो पहली चीज़ तो यह है, जो पहला इसका उत्तर यह है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर दो पार्टी हैं। कांग्रेस को विकसित होने में लगभग 200 साल लगे हैं, उसकी 200 साल की यात्रा है। और
अभी इधर सोनिया गांधी के बाद से थोड़ा खानदानवाद का उनके ऊपर आरोप लग रहा है। लेकिन जब से कांग्रेस बनी है, अगर कांग्रेस का इतिहास पढ़िए आप, तो क्या ये एक परिवार की पार्टी रही है क्या? ये कभी नहीं रही। इसमें मुस्लिम भी हुआ, इसमें बनिया भी हुआ, इसमें ठाकुर भी हुआ, इसमें पंडित भी हुआ, इसमें पिछड़े जाति के भी लोग हुए, इसमें उत्तर का हुआ, दक्षिण का हुआ, पूरब का हुआ, पश्चिम का हुआ, सभी वर्गों के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस में हुए हैं। और बीजेपी में आप देख लीजिए, बीजेपी में इस ढंग से हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न उसके। तो जो परिवारवाद है, देखिए इन राष्ट्रीय दलों का परिवारवाद और अपने लोगों के परिवारवाद में अंतर है जी। देखिए राजनाथ सिंह का लड़का, राजनाथ सिंह तो बड़ी हैसियत में है, माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं जी। उनके लड़के को टिकट दे दिया गया। जैसा मैं कह रहा हूँ कि मेरा लड़का अगर राजनीति में करना चाहेगा तो मेरे पार्टी में भी टिकट मिलेगा जी। हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव, अगर उनके घर से कोई राजनीति करना चाहेगा और प्रतिभाशाली है तो उसको टिकट देने से तो राजनीति में मना नहीं किया जा सकता। लेकिन माननीय राजनाथ सिंह का लड़का क्या आज बीजेपी का भाग्य विधाता है क्या? हैं? वहाँ का भाग्य विधाता राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, क्या उनका लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया क्या? तो परिवारवाद वहाँ आरोप लगता है जहाँ पार्टी का मुखिया एक परिवार का है। भाई बाकी लोग कहते हैं ना कि भाई हम अगर स्कूल चला रहे हैं तो मेरा लड़का स्कूल चलाएगा जी। किसी कोई फैक्ट्री चला रहा है तो स्वाभाविक है कि उसके परिवार में फैक्ट्री चलाने का शऊर है। ऐसे कोई राजनीति कर रहा है तो हो सकता है उसके परिवार में भी राजनीतिक शऊर हो देखते देखते, तो अगर वो चाहता है तो राजनीति करें। ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ये है जहाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में पार्टी की मुखियागिरी है, वो आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हैं? दलित पिछड़ों की जितनी पार्टियां हैं सब में एक ही व्यक्ति तो निर्णय ले रहा है क्या? बीजेपी में एक व्यक्ति लगातार निर्णय ले रहा है क्या? या उसके बाद उसका लड़का निर्णय ले रहा है? यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, ये तो बीजेपी में आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और जब बीजेपी की इस बात पर तारीफ की जाती है कि कम से कम उसमें सीमित लोकतंत्र तो है, भले सवर्णों में लोकतंत्र हो, सबके लिए लोकतंत्र नहीं है, वहाँ सवर्णों के बीच लोकतंत्र है। उनके एक बंगारू लक्ष्मण को छोड़ दिया जाए तो आज तक दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक के बीच से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ। लेकिन चलो सीमित लोकतंत्र ही सही, सीमित लोकतंत्र तो है, लेकिन हमारे दलों में तो कोई भी लोकतंत्र नहीं है। और जब इसकी बात होती है तो यही फालतू बातें लोग कहने लगते हैं। तो उनके परिवारवाद और इन दलित पिछड़े पार्टियों के परिवारवाद में बहुत अंतर है। इनके जातिवाद उनके जातिवाद में बहुत अंतर है। वहाँ 15% सवर्ण जातियाँ मिलकर के राजनीति कर रही है। यहाँ कुछ ऐसे दल हैं, पता चला कि एक बिरादरी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा तो उसी बिरादरी का दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गया। तो ये तो बिरादरवाद हो ही गया भाई। हाँ, उसी परिवार में पिताजी हटे लड़का हो गया, तो ये तो परिवारवाद हुआ ना। लेकिन राजनीति परिवार के लोग करेंगे, इसको नहीं रोका जा सकता। इन दोनों में अंतर हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो सर जो बहुत सी पार्टियां हैं फिर वो कहती हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि आपके यहाँ नहीं होगा, ये जो परिवारवाद है जातिवाद है आपने जो पार्टी बनाई उसमें नहीं होगा? देखिए हमारे यहाँ परिवारवाद जातिवाद की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि अभी हम आपको विस्तार से बताएं कि हमारे यहाँ 3 प्राविधान किए गए और ये भारतीय राजनीति में दूसरी पार्टी है। वामपंथी हैं, उनका अब कोई भविष्य नहीं है। क्यों नहीं भविष्य है, ये लंबे डिस्कशन की बात है कि अब वामपंथ का इस देश में विचारधारा का तो भविष्य हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जो वामपंथी दल हैं उनका कोई अस्तित्व अब आगे नहीं बनेगा, क्योंकि ये वामपंथी विचारधारा पर आधारित दल ये भी सवर्णों के हाथ में है। और सवर्ण राजनीति कहाँ चली गई? बीजेपी और कांग्रेस के हाथ में। तो सवर्ण उनको तो सपोर्ट करेंगे नहीं। और दलित पिछड़ों की राजनीति इन छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल बन रहे हैं उनके बीच चली गई। तो वामपंथ का जो मुख्य जो चलाने वाले हैं वर्तमान में वो भी इनके पास नहीं रहे, और जिनके लिए चला रहे हैं
वो भी उनके पास नहीं रहे। इसलिए वामपंथ का कोई लंबा मतलब इसमें भविष्य नहीं है। लेकिन जो ये दो दल हैं हमने बताया, तो इन दलों में जो जातिवाद परिवारवाद है मैंने बताया उसका दूसरा स्वरूप है और हम लोगों के बीच दूसरा स्वरूप है। तो हमारे पार्टी में परिवारवाद नहीं पनपेगा, इसी गारंटी के लिए कर दिया गया जब कोई किसी पद से हटेगा तो उसके तुरंत बाद, जैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम मई में हट रहे हैं, तो मेरे बाद मेरे परिवार का या नातेदार रिश्तेदार कोई दूर दूर तक व्यक्ति उस पद पर चुनाव ही नहीं लड़ सकता। ये पार्टी के संविधान में ही प्राविधान कर दिया गया है, जिससे कि वंशवाद पर ब्रेक लग जाए। और ये भी मैंने आपको बताया कि मेरा लड़का अगर राजनीति करना चाहता है तो नीचे से शुरू करे भाई, जिले शुरू करे प्रदेश से, और जब 50, 55, 60 साल का हो जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के काबिल हो, लायक हो, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसलिए हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं पनप सकता। और दूसरे, संविधान में तो नहीं लिखा जा सकता था, लेकिन हम लोगों का ये अघोषित एजेंडा है, अघोषित एजेंडा है कि जिस जात बिरादरी का राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटेगा या जिलाध्यक्ष से हटेगा या प्रदेश अध्यक्ष से हटेगा, उसी जात बिरादरी का व्यक्ति उस पद पर उत्तराधिकारी उसका नहीं होगा। इसलिए विभिन्न जातियों के बदलते रहेंगे। और जातियों के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष में ये भी अघोषित एजेंडा है कि न एक जाति रिपीट होगी न एक प्रदेश रिपीट होगा। अभी तो पार्टी हमारी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए हो सकता है अन्य प्रांत से न मिले, मेरी मजबूरी हो कि एक बार उत्तर प्रदेश से बनाया जाए। लेकिन जैसे ही इस पार्टी में धीरे धीरे तेज़ी से हरियाणा से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, बिहार से लोग जुड़ रहे हैं, जब जुड़ेंगे तो उनके बीच से प्रतिभाशाली लोग आएंगे और यही प्रतिभाशाली लोग आएंगे तो इस पार्टी को चलाएंगे। इसलिए इस पार्टी में जातिवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद, ये तीनों वाद विकसित ही नहीं हो सकता। ऐसा पार्टी के संविधान में ही प्राविधान कर दिया गया है। तो सर, जो इस समय पिछड़े दलित समाज की जो पार्टियां हैं, जो स्थापित हैं, जब उनके परिवारवाद पर प्रश्न उठाया जाता है तो वो एक बात कहते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है, जब मिल जाएगा तो हम बदल देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये योग्यता की थियरी बड़ी हास्यास्पद थियरी है जी। पहली तो चीज़ ये है कि अगर योग्य लोग न होते तो 2500 पार्टियां क्यों बनती? जी जी। कम से कम 2500 लोग तो योग्य हैं। जी। और व्यक्ति के बजाय संगठन लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होता है। जी। क्योंकि एक व्यक्ति की सीमित क्षमता है। जैसा हमने बताया कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति की एक जाति भी है। जी। वो व्यक्ति भी है और वो एक साथ साथ एक जाति भी है। जी। तो व्यक्ति और जाति की सीमाएं हैं और इस देश में कभी भी राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी एक व्यक्ति और एक जाति से नहीं बन सकती। जी। एक व्यक्ति और एक जाति से नहीं बन सकती तो तमाम जातियों को आपको जोड़ना पड़ेगा। और जब आप संगठन मजबूत कर देंगे, देखिए लोकतंत्र में व्यक्ति जिंदाबाद नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में संगठन जिंदाबाद होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के अंदर तमाम कमजोरियां हैं। व्यक्ति परिवारवादी भी हो सकता है, व्यक्ति चोर भी हो सकता है, व्यक्ति डकैत भी हो सकता है, व्यक्ति भ्रष्टाचारी भी हो सकता है। व्यक्ति के अंदर तमाम तरह का ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह रहता है। तमाम अगर अच्छाइयाँ हैं तो तमाम बुराइयाँ भी हैं। तो व्यक्ति के अगर नेतृत्व में चीज़ें चलेंगी तो वो कहीं न कहीं ले जाकर गड्ढे में डाल देगा। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि व्यक्ति चाहे जितना योग्य हो उसमें बदलाव होना चाहिए। और जब हम बदलते बदलते एक बड़ा संगठन बना लेंगे, आज तमाम जो लोकतांत्रिक देश हैं तमाम पार्टियां विकसित हैं, आखिर उसमें व्यक्ति 2 साल, 4 साल, 10 साल जो भी उनका कार्यकाल निर्धारित है वो हट जाता है, दूसरा व्यक्ति आता है ना। और दूसरा व्यक्ति जब आता है तो संगठन मजबूत है तो पार्टी तो अपनी चलती रहेगी। आज बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बना दीजिए, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्य नहीं देख लेगा? बखूबी से देख लेगा। इसलिए संगठन को हम लोग मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। और योग्य व्यक्ति नहीं मिलता, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो अपनी कुर्सी पर परमानेंट जमा रहना चाहते हैं, अन्यथा योग्य व्यक्तियों की कमी थोड़ी है। और हम कहते हैं थोड़ा अयोग्य ही है भाई, आप बाहर से भी तो पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम हट गए, संतोष जी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, मान लीजिए आप कम काबिल है तो हम क्या छोड़ देंगे क्या काम करना? अगर पार्टी के हितैषी हैं, पार्टी के प्रति सोच है हमारी,
तो हम हो सकता है दूने रफ्तार से काम करते रहें और आप काम करते रहे, एक मैसेज तो जाएगा कि चेंज हुआ। तो ये योग्यता की बात वो कर रहे हैं जो कुर्सी पर जमे रहना चाहते हैं। और लोकतंत्र में सामूहिकता होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए, संगठन प्रमुख होना चाहिए। और विश्व का पूरा इतिहास उलट कर देख लीजिए, अभी आधुनिक विश्व का जो व्यक्ति अपने को समझ बता रहा था कि मैं बड़ा काबिल हूँ, वो ले जा कर के देश को कहीं न कहीं गड्ढे में डाल दिया कि नहीं। चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे कर्नल गद्दाफी हो, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो व्यक्ति के हाथ में अगर पार्टी रहेगी, देश रहेगा, तो कभी भी वो देश सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए संगठन हम लोगों को विकसित करना पड़ेगा। अब संगठन का मोटिव हो सकता है, कुछ संगठन ऐसे हैं कि जो शोषकों का साथ देते हैं, पूंजीपतियों का साथ देते हैं। तो आप अगर उनसे लड़ना है, बदलाव करना है इस देश में, तो आपको भी इस देश में समता के लिए, इस देश में शिक्षा के लिए, इस देश में शोषण विहीन समाज बनाने के लिए, तो आपको भी एक बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा। और बड़ा संगठन व्यक्ति से नहीं चलता, और व्यक्ति से ही संगठन चलाने वाले लोग यही कहते हैं कि योग्य तो कोई मिल ही नहीं रहा। लेकिन योग्य क्या उत्तर भारत में तमाम नेता योग्य नहीं हैं? मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आपस में ही अदला बदली कर ले भाई, एक योग्य व्यक्ति दूसरे योग्य व्यक्ति को नेतृत्व दे दे ना। अगर यही 8-10 लोग योग्य, तथाकथित योग्य लोग मिलकर एक लोकतांत्रिक पार्टी बना लें, तो पहले एक योग्य व्यक्ति वो हटे तो दूसरा योग्य व्यक्ति तो है ना, दूसरा योग्य व्यक्ति आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। हाँ, तो इसका अर्थ हुआ कि सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सब अयोग्य हैं। तो ये जो लॉजिक रखा जाता है, ये फालतू का लॉजिक है, ये बेवकूफ़ बनाने वाला लॉजिक है। और व्यक्ति अपना वर्चस्व रखना चाहता है। व्यक्ति, जातिवादी पार्टियां भी नहीं है। अगर देखा जाए तो एक जाति की भी पार्टी होती तो उसी जाति में कभी बिहार का होता कुशवाहा, कभी हरियाणा का कुशवाहा होता, कभी मध्य प्रदेश का कुशवाहा होता, कभी महाराष्ट्र का माली होता, एक ही जात में बदल। तो आज कुशवाहा बिरादरी में ही जो भी पार्टियां बनी हैं, क्या कभी बदलाव हुआ? और बदलाव नहीं होगा तो पार्टियां बनती रहेंगी। इसलिए ये योग्यता की बात एकदम मतलब एकदम से कुतर्क है। जैसे लोग कहते हैं ना कि 1 करोड़ हम कुतर्क देंगे लेकिन एक सही बात नहीं मानेंगे। सही बात यह है कि लोकतांत्रिक पार्टी विकसित करो, परिवर्तन करो। तो आपने सर बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के उत्तर दिए। अब मैं लास्ट में जानना चाहूँगा, जो आप सपना देख रहे हैं कि केंद्र में एक दिन सत्ता स्थापित करनी है, ये कब तक होगा और क्या आपका प्लान है उसके लिए? देखिए, ऐसा है कि जो हम लोगों का पार्टी का विचार, दृष्टि, विजन और मिशन है जी, इसमें ढेर सारे पढ़े लिखे नौजवानों को जुड़ने की ज़रूरत है। जी जी जी। अब थोड़ा सा दुर्भाग्य भी है। दुर्भाग्य ये है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी जात समुदाय में, पिछड़े वर्ग में विशेष रूप से जरा सा भी साधन संपन्न है, तो वो कहीं न कहीं सत्ता का सुख तत्काल लेना चाहते हैं जी। तो इसमें हम लोगों को बहुत एक सघन अभियान हम लोग चला रहे हैं, तमाम बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे लोगों को, जिनको वास्तव में समाज की चिंता है, देश की चिंता है, राष्ट्र की चिंता है जी। ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं और बड़ी तेज़ी से हम लोगों का कारवां बढ़ रहा है। और कम से कम हम लोगों को 10 साल तो लगेगा जी, कि हम केंद्र के नज़दीक तक लगेगा कि हम मतलब पहुंच रहे हैं जी, जी। और जब केंद्र की राजनीति होगी, जैसा मैंने कहा, तो राज्य तो अपने आप उसमें कवर हो जाएंगे ना जी, जी। भाई, जब जिले की आप राजनीति करेंगे तो गांव तो अपने आप कवर हो जाता है जी, जी। और हमारे लोग प्रधान की राजनीति से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जी। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की राजनीति से हजारों प्रधान बनाओ जी, जी, जी। जब आप प्रधानमंत्री की राजनीति करोगे तो आपके 10 मुख्यमंत्री बनेंगे, 20 बनेंगे मुख्यमंत्री, सैकड़ों MP MLA बनेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप MLA की राजनीति करोगे, तो सिर्फ मंत्री की राजनीति करोगे, तो सिर्फ एक व्यक्ति और एक जात की राजनीति करोगे, तो छोटे से बड़ी यात्रा के बजाय बड़ी लोकतंत्र में आप पार्टी राष्ट्रीय स्तर की बनाइए, लोकतांत्रिक बनाइए और पार्लियामेंट की यात्रा के लिए बनाइए, शासन सत्ता केंद्र में स्थापित करने के लिए बनाइए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाइए, तो राज्यों में तो आप स्वतः आ जाएंगे। तो कम से कम हम लोगों को 10 साल लगेगा।
तो दोस्तों आपने देखा, ये थे हमारे साथ तपेंद्र प्रसाद शाक्य जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व IAS रहे और इस समय सम्यक पार्टी के अध्यक्ष हैं। सर ने हमारे सभी प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को सादर अभिवादन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तमाम चुभते हुए प्रश्न किए और पार्टी की रीत नीति के अनुसार जितना उत्तर दिया जा सकता है दिया गया। और जो और कमियां रह गई हैं, पार्टी हम लोगों की लोकतांत्रिक है, इसमें निरंतर बुद्धिजीवी लोग जुड़ें और अपना सुझाव देते रहें और उनके सुझाव के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ सामूहिक सोच, सामूहिक चिंतन, सामूहिक नेतृत्व की बात है, यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, इसलिए सभी लोगों का इसमें स्वागत भी है। दोस्तों आप देखते रहिए द फाइंडर। बहुत धन्यवाद।